ठीक है, तो ये हो गया। आगे अब हम लोग शुरू करें माइटोसिस। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, माइटोसिस शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं सेल साइकिल के बारे में। हमने पहले भी पढ़ा था कि सेल साइकिल जो है जब एक सेल डिवाइड करता है, क्या बोला मैंने, जब एक सेल डिवाइड करता है तो एक सीरीज ऑफ चेंजेस आते हैं उसके अंदर, यानी कि सेल जो है एक साइकिल को एंटर करता है। उस साइकिल को हम सेल साइकिल कहते हैं। और ये साइकिल का मकसद होता है सेल को डिवाइड करवाना, ठीक है। और सेल साइकिल हमारे पास दो तरीके की होती है। एक हमारे पास टाइप जो होता है सेल डिवीजन का, वो माइटोसिस होता है, और दूसरा कौन सा होता है, मियोसिस। अब अगर पहले इन दोनों के दरमियान में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन उससे पहले ये जो सेल साइकिल की मैंने यहाँ पे बात की है, साइकिल का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास कोई चीज़ एक सीक्वेंस रिपीट हो रहा हो कंटिन्यूसली, उसको हम साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन में भी ऐसा ही होता है। जैसे इंटरफेस है, इंटरफेस के बाद यहाँ पे माइटोसिस, दोबारा से इंटरफेस माइटोसिस, इंटरफेस माइटोसिस। तो ये जो सीरीज ऑफ सीक्वेंस है that a cell undergoes during cell division, this is called as cell cycle, ठीक है। अब सेल साइकिल के अंदर सेल साइकिल की बात हो रही है। सेल साइकिल में दो फेसेस होते हैं, कौन कौन से, इंटरफेस, यस, एम फेस। तो वेरी गुड। हमारे पास सेल साइकिल में दो फेसेस होते हैं। पहला जो होता है वो होता है इंटरफेस, और दूसरा हमारे पास होता है एम फेस। ये बिल्कुल ऐसे ही है जब आप कोई ट्रिप पे जाते हैं, कोई पिकनिक पे जाते हैं, तो फर्स्ट यू पैक योर लगेज, तो वैसे मतलब आप तैयारी करते हैं, यू प्रिपेयर फॉर योर ट्रिप। तो उसी तरीके से जब सेल डिवाइड करता है तो उससे पहले सेल प्रिपरेशन करता है, यानी कि अपना सामान पैक वगैरह करता है, अपना लगेज पैक करता है, एकदम तैयारी करता है। तो जो सेल डिवीजन होती है, जहाँ पे असल में सेल डिवाइड हो रहा होता है दो सेल्स के अंदर में, वो होती है एम फेस। ये क्या है, ये सेल की डिवीजन हो रही है यहाँ पे। लेकिन जब सेल डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, वो कौन सा फेज होगा, वो होगा इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस के अंदर आप इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। क्यों रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं इंटरफेस को, यस मैम। इंटरफेस को रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि मैम इसमें प्रिपरेशन होती है, डिवीजन नहीं होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा होता, सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। तो असल में अगर आप सेल डिवीजन वाले चीज़ को देखें तो उस हिसाब से ये रेस्टिंग फेज होता है। यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं हो रही होती, इट्स द प्रिपरेशन, ठीक है। और एम फेज को आप माइटोटिक फेज भी कहते हैं। अब एम फेज के अंदर ज़रूरी नहीं कि हमारे पास माइटोसिस हो, हमारे पास मियोसिस भी हो सकता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है, उनका कंपैरिजन देखेंगे। आई थिंक पहले हमें वही देखना चाहिए, उसके बाद हम फिर इंटरफेस को देखेंगे। मियोसिस, माइटोसिस वर्सेस मियोसिस। अच्छा, सबसे पहले माइटोसिस जो है वो बॉडी के कौन से सेल्स में होती है, ऐसे सेल्स जिनके अंदर माइटोसिस होती है उन सेल्स को क्या कहते हैं हम,
बॉडी के वो सेल्स जिनके अंदर माइटोसिस होती है उनके अंदर मियोसिस नहीं हो सकती। उन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं। सोमैटिक सेल का मतलब कोई भी मुश्किल बात नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो सेल जो कि माइटोसिस करेगा वो सोमैटिक सेल कहलाएगा। यानी कि बॉडी के अंदर, और मियोसिस किन सेल्स को बनाने के लिए होती है? गैमेट्स को बनाने के लिए मियोसिस होती है, सोमैटिक सेल्स को बनाने के लिए माइटोसिस होती है। बॉडी के अंदर गैमेट्स के अलावा जितने भी सेल्स हैं आप उन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? बॉडी के अंदर गैमेट्स के अलावा, गैमेट्स को हटा के ओवम और स्पर्म को रिमूव कर दें तो बाकी बॉडी में जितने भी सेल्स होंगे वो सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। उनके अंदर माइटोसिस होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, सोमैटिक सेल का एग्जांपल आप ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल हेयर फॉलिकल एग्जांपल ले लें, स्किन सेल, कोई भी और बॉडी का ऑर्गन टिश्यू, उन सब के अंदर माइटोसिस होगी। अब मियोसिस के अंदर याद रखिएगा, गैमेट मियोसिस खुद नहीं करता। जैसे स्पर्म जो है वो मियोसिस नहीं करता, ना तो ओवम मियोसिस करता है। फिर मियोसिस कहाँ पे होती है? अगर इनमें मियोसिस नहीं होती तो मियोसिस कहाँ पे होती है? देखें, गैमेट्स में मियोसिस होना एक अलग सेंस बना रही है बात, और गैमेट्स को बनाने के लिए मियोसिस होना ये एक अलग बात है। इनमें से सही कौन सी है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स बनाने के लिए मियोसिस होती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल यानी कि जो सेल गैमेट बनाएगा वो पेरेंट सेल होता है। जैसे स्पर्म का पेरेंट सेल क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम। इस सेल से, और ये सेल डिप्लॉयड होता है, इस सेल में मियोसिस होती है और ये सेल कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म के अंदर। ठीक है। तो आपको याद रखना है स्पर्मेटोगोनियम इज द पेरेंट सेल ऑफ स्पर्म। तो स्पर्मेटोगोनियम के अंदर मियोसिस हुई तो स्पर्म बना। ठीक है। और स्पर्म हमारे पास फिर जब ओवम से फर्टिलाइज होता है तो ज़ायगोट बनाता है। इसके अंदर मियोसिस नहीं होगी। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ठीक है। मियोसिस किस में हो रही है? पेरेंट सेल में हो रही है। पेरेंट सेल ऑफ गैमेट्स के अंदर हो रही है। स्पर्मेटोगोनियम स्पर्म का पेरेंट सेल है। ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल? सॉरी, हाँ, माइटोसिस किस में होती है? इन पेरेंट सेल को हटाकर, यानी कि गैमेट्स को हटाकर, या फिर आप ये कह सकते हैं स्पर्मेटोगोनियम और ooगोनियम को हटाकर बॉडी के अंदर जितना भी सेल है जिसको हमने सोमैटिक सेल कहा, उन सब के अंदर माइटोसिस ही तो होगी। हेयर सेल, स्किन सेल, कोई भी सेल आप बॉडी का ले लें, कोई भी टिश्यू, उन सब के अंदर माइटोसिस होती है। अब अगर हम आगे, समझ आ गया? yes. अब हम अगर आगे वाले डिफरेंस को देखें इन दोनों के दरम्यान में, वो ये है कि माइटोसिस जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है? सेम रहता है, हाफ हो जाता है, डबल होता है? मियोसिस में हाफ होता है, हाँ, और मिटोसिस में सेम रहता है। एग्जैक्टली। तो ये वाला साइड जो है ये माइटोसिस का है और ये वाला मियोसिस का है। तो माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं? सेम रहता है। मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो उससे जो सेल्स बने, अब ये पेरेंट सेल है और इससे जो दो ये सेल्स बने, ये डॉटर सेल कहलाएंगे। तो डॉटर सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्पर्मेटोगोनियम है और जब इसके अंदर मियोसिस हुई, एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि माइटोसिस के अंदर कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। और मियोसिस के अंदर डॉटर सेल्स कितने बनते हैं? 4। ठीक है। और
जो मियोसिस के डॉटर सेल्स होते हैं वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, हैव। तो फॉर एग्जांपल अगर स्पर्मेटोगोनियम में देखें, स्पर्मेटोगोनियम में 46 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। लेकिन यहाँ पर जो इससे डॉटर सेल बना ये डिप्लॉयड बना, लेकिन यहाँ पर जो ये सेल्स बने, ये स्पर्म बना फॉर एग्जांपल, तो ये हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड है। पेरेंट सेल तो 46 क्रोमोसोम वाला है, तो वो डिप्लॉयड है। जो स्पर्म फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है, जहाँ पे 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, हाफ हो गए, तो ये क्या हुआ, हैप्लॉयड। तो ये हो गया हैप्लॉयड। देखिए हैप्लॉयड, H से हैप्लॉयड, H से हाफ, तो यानी कि हैप्लॉयड सेल वो होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। अब होता क्या है मियोसिस के अंदर, ये आपको समझ आ गया। मियोसिस में हमारे पास डॉटर सेल्स 4 बनते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। लेकिन मियोसिस इतना आसानी से नहीं होता, इतना सिंपल नहीं होता जितना माइटोसिस होता है। मियोसिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये भी एक डिफरेंस है कि माइटोसिस क्या है, माइटोसिस एक सिंपल प्रोसेस है और मियोसिस क्या है, माइटोसिस जो है वो शॉर्ट टाइम में हो जाता है। लेकिन मियोसिस यानी कि गैमेट्स को बनाने के लिए, ओवम और स्पर्म की प्रोडक्शन करने के लिए, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, ये हमारे पास रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। एक ओवम प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है, 1 मंथ। जबकि अगर एक सेल माइटोसिस कर रहा है तो ये कितनी देर, एक सेल 2 सेल्स में कब कितनी देर में डिवाइड होता है, 24 घंटे में, यानी कि 1 दिन, 1 आवर। सही है, तो डिफरेंस आप चेक करें। ओवम को डिवाइड करने के लिए 1 मंथ, माइटोसिस में ओनली 24 आवर्स। स्पर्म का अगर हम देखें तो 10 वीक्स का प्रोडक्शन टाइम होता है। ठीक है, डन। अच्छा, तो अच्छा अगर हम लोग देखें यहाँ पे, मैंने अभी आपसे कहा कि मियोसिस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि देखिए जैसे ये हमारे पास एक सेल है जो कि डिप्लॉयड है, स्पर्म का पेरेंट सेल है, और स्पर्म के पेरेंट सेल का नाम क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम। क्या बोलेंगे उसे, स्पर्मेटोगोनियम। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये सेल जो है मियोसिस में जब एंटर करता है, तो मियोसिस में 2 साइकिल्स होती हैं। कौन सी, मियोसिस 1 और मियोसिस। तो जब ये हमारे पास पहले क्या होता है, मियोसिस 1 होता है। मियोसिस 1 के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पर मियोसिस 1 में कितने सेल्स बनते हैं, 2। 23 यहाँ पे चले गए, 23 यहाँ पे चले गए। सही हो गया। अब देखें ये क्या है, ये 23 क्रोमोसोम्स इस तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ से होगा क्या, ये मियोसिस 2 होगी यहाँ पे, ऐसा ही है। और मियोसिस 2 ये क्वेश्चन आ सकता है, मियोसिस 2 जो होती है वो सिमिलर होती है किससे, माइटोसिस से। यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पे कितने सेल्स बनेंगे, टोटल 4 सेल बने, टोटल 4 सेल बने हमारे पास, और यहाँ पे सब में 23 क्रोमोसोम्स आए। अब मुझे बताएं, अगर यहाँ पे 23 थे तो यहाँ हर किसी में 23 कैसे आ गए, मतलब अगर यहाँ पे 23 थे तो इस सेल को, इस सेल दोनों को 23 कैसे मिला। अगर आपको क्रोमेटिड वाला कॉन्सेप्ट याद है, ये वाला कॉन्सेप्ट याद है, तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी सिंपली। देखिए यहाँ पर
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास 23 क्रोमोसोम्स हैं तो वो इस फॉर्म में है। जब ये 2 सेल में डिवाइड होता है तो ये क्रोमोसोम जो है अपनी क्रोमैटिड्स में टूट जाता है और यहाँ पे ये सेंट्रोमियर इसकी आ जाती है। तो यानी कि ये एक क्रोमोसोम है और ये कितने क्रोमोसोम्स हैं? 2। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अब आपको समझ आ गया कि यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे 23 कैसे आता है। इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक ही यही है। आगे बात करते हैं थोड़ी सी माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। माइटोसिस जो है, हमने देखा कि मियोसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, मियोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। जी बोले मियोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, कौन से सेल्स बनाता है मियोसिस और क्यों ज़रूरी है? सोमैटिक सेल कैसे बनाएगा मियोसिस? सोमैटिक सेल तो देखें हमारी बॉडी में वो सेल सोमैटिक सेल क्या होता है? कोई भी सेल जो कि डिप्लॉयड हो वो सोमैटिक सेल कहलाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई सेल जो डिप्लॉयड हो यानी कि उसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो और वो माइटोसिस करे, वो सोमैटिक सेल कहलाता है। अब मियोसिस के अंदर मियोसिस इम्पॉर्टेंट क्यों है? मियोसिस इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होती है। अगर गैमेट्स, मियोसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मियोसिस से गैमेट्स फॉर्म होते हैं। अगर गैमेट्स फॉर्म नहीं होंगे तो हमारे पास कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे अगर गैमेट्स एब्सेंट होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो गैमेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशंस। क्लियर हो गया ये? अगर हम बात करें माइटोसिस की, माइटोसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है? माइटोसिस ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाइट का बढ़ना, मसल ग्रोथ, जैसे कि मसल टिश्यू है तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे पास जो मसल मास है वो इंक्रीज होता है, बोन डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है एज के साथ। तो ये जो ग्रोथ हो रही है मसल्स की, किसी भी चीज़ की, कोई भी, इवन ऑन ऑर्गन एनलार्जमेंट, लिवर छोटा होता है फिर बड़ा होता है, तो ये जो ऑर्गन एनलार्जमेंट, किसी भी चीज़ की कोई भी ग्रोथ हो रही है वो माइटोसिस की वजह से होती है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल ग्रोथ लिख दिया। उसके अलावा अगर आपको कोई चोट लग गई है तो कोई भी वियर एंड टियर है, स्किन का एक पार्ट जो कि अब इंजर्ड हो गई है, आपको कोई भी इंजरी हो गई है, उसको ओवरकम करने के लिए वहाँ पे जो सेल्स ख़त्म हो गए हैं उन सेल्स को हमारे WBC आके उनको वैनिश कर देता है और वहाँ पे जो नए सेल्स ग्रो होते हैं, नई स्किन आती है जब चोट लगने के बाद, तो वो माइटोसिस की वजह से आती है, ठीक है। तो माइटोसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ये डिफरेंस क्लियर हो गया? अब हम आगे चलेंगे हमारा सेल डिवीजन, सेल साइकिल को डिस्कस करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि सेल साइकिल में 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है एम फेज और एक होता है इंटरफेस, एक होता है एम फेज। तो पहले हम बात करेंगे इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस में क्या होता है? ओके और इसके कौन से हमने फेसेस देखे थे? 3 फेसेस थे, G1 फेस, S फेस और G2 फेस। अच्छा जी, अगर मेरे पास एक सेल जो है 24 आवर्स ले रहा है डिवाइड करने के लिए, तो कितना, ये मैंने बताया था आपको पहले भी, कि कितना % टाइम सेल जो है वो इंटरफेस में स्पेंड करता है और बाकी का सेल डिवीजन में। आपके पास ऑप्शंस मैं दे दूं, अ सेल स्पेंड्स 50% ऑफ इट्स टाइम इन द इंटरफेस, या फिर
100% या फिर 90% या फिर 25%। इंटरफेस में कितना टाइम स्पेंड करता है एक सेल, और बाकी का रेस्ट ऑफ द टाइम इज ऑफ कोर्स स्पेंड इन द एम फेज बाय द सेल। एग्जैक्टली 90% जो हमारे पास सेल साइकिल होती है, ये कोई एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूछने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया। वैसे ऐसी कोई परसेंटेज स्पेसिफिकली है नहीं। कहने का मकसद ये कि सेल जो है वो 90% सेल साइकिल जो है वो इंटरफेस पे कंसिस्ट करती है, बाकी जो 10% है वो सिर्फ उतनी देर में उसके लिए ही एम फेज उतनी देर का होता है। ठीक है, तो इंटरफेस बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है। एम फेस से भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंटरफेस है। अब इंटरफेस में 3 फेसेस होता है, G1 फेस, S फेस, G2 फेस। G का फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल, तो ये गैप 1 फेस है, ये गैप 2 हो गया, ये सिंथेसिस फेस हो गया। अच्छा, हमने एक और एडिशनल फेस मैंने आपको बताया था, वो फेस वो होता है जब एक सेल को डिवाइड नहीं करना होता टेम्परेरीली और परमानेंटली, तो वो सेल जो है उस फेस में चला जाता है, जिसे हम रेस्टिंग फेस भी कहते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड, इसको हम कहते हैं G0 फेस। G0 फेस के अंदर कुछ सेल्स परमानेंटली चले जाते हैं जब वो बिल्कुल मेच्योर हो जाते हैं, जैसे कि कौन से सेल जो है वो डिवाइड नहीं करते, परमानेंटली चले जाते हैं G0 फेस के अंदर? न्यूरॉन, आपके हार्ट सेल्स, तो ब्रेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का। अगर ब्रेन का थोड़ा सा भी टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाता है तो वो ब्रेन का जो टिश्यू है वो रीग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, किसी हद तक वो रिपेयर ज़रूर कर सकता है अपने आप को, जो भी डैमेज हुआ है, अगर डैमेज कंट्रोलेबल है तो, लेकिन वो रीग्रो नहीं कर सकता, दोबारा से वो टिश्यू ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूरॉन्स जो हैं एक बार अगर मेच्योर हो जाते हैं वो फिर दोबारा से डिवाइड नहीं कर सकते। तो कुछ सेल्स परमानेंटली चले जाते हैं G0 फेस के अंदर, कुछ सेल्स किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से या फिर अपनी बाय चॉइस खुद जो है वो रेस्ट में चले जाते हैं G0 फेस में। समझ आ गई बात? अब अगर हम बात करें G1, S और G2 फेस की, G1 फेस में सेल ग्रो करता है, S फेस में क्या होता है वो मैं आपसे पूछने वाली हूँ अभी, और G2 फेस में भी सेल क्या करता है? ग्रो करता है। S फेस में क्या होता है? IMET के अंदर 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। नो, सेल आप सेल को अभी ब्रेक डाउन करेंगे तो सेल एम फेस का क्या काम है फिर? एग्जैक्टली, यहाँ पे क्या होता है? रेप्लिकेशन होती है किसकी? डीएनए की रेप्लिकेशन होती है किसमें? एस फेस में। ये IMET के अंदर 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स में, और टोल्क में भी हमने ये क्वेश्चन देखा था, रिमेंबर? तो ये आपको याद रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन एस फेस में होती है। अगर हम बात करें G1 फेस की, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि जो मेटाबॉलिक रेट होता है सेल का वो G1 फेस में, G2 फेस में बहुत हाई होता है, क्योंकि सेल तेज़ी से ग्रो करता है, अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करता है, और अपने जो एंजाइम्स हैं उनको डबल करता है, रेप्लिकेट मतलब सिंथेसाइज करता है नए नए एंजाइम्स को। और यहाँ पे बेसिकली क्योंकि एस फेस में क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, तो जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रेपरेशन होगी वो G1 फेस में होगी। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होंगे वो G1 फेस में बनेंगे। समझ आ रहा है? ठीक है, और G2 फेस जो है ये हमारे पास, इसमें भी डिवीज़न वगैरह होती है। यहाँ पे ऑर्गेनल्स जो है अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोट्यूब्यूल जो है,
माइक्रोट्यूब्यूल याद है, जिसका काम क्या था, स्पिंडल फाइबर बनाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सिंथेसाइज होता है, ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट होते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आरएनए सिंथेसाइज होता है। ठीक है, यहाँ पे आरएनए क्या होता है, यहाँ पे आरएनए सिंथेसाइज होता है। अब अगर मैं यहाँ पे एक पाई चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँ कि इंटरफेस में हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ये मैंने यहाँ पे 2 पोर्शंस बनाए हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करने लगी हूँ कि बताइए, ये एक वाइट पोर्शन है, एक सॉर्ट ऑफ वेरी डार्क ऑरेंज पोर्शन है। मुझे बताइए इनमें से वाइट वाला इंटरफेस है या फिर ऑरेंज वाला? क्यों? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो अब मैंने इंटरफेस को यहाँ पे डिवाइड कर दिया है 3 हिस्सों में। अब मुझे आप नाम बता सकते हैं प्लीज़? ठीक है, पहले G1 फेस होगा, फिर S फेस होगा, फिर G2 फेस होगा, G2 फेस के बाद M फेस होगा, यानी कि यहाँ पे माइटोसिस या फिर मियोसिस हो रही है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है? अच्छा, तो ये कहलाती है सेल साइकिल। अगर मैं आपसे पूछूं, अब देखें G1 फेज जो है वो माइटोसिस के बाद हो रहा है और G2 फेज जो है वो माइटोसिस से पहले हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि G1 फेज ऑल्सो कॉल्ड एज, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, प्री माइटोटिक फेज या फिर पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट, क्यों? पोस्ट का मतलब तो होता है बाद में, तो माइटोसिस के बाद में हो रहा है G1, यानी कि एक माइटोसिस, देखिए यहाँ पर सेल साइकिल ख़त्म हो गई। अब यहाँ G1 फेज से दोबारा से एक नई सेल साइकिल शुरू होती है। तो माइटोसिस के, एक सेल ने माइटोसिस कर लिया, डिवाइड कर लिया, दोबारा से वो डिवाइड करने जा रहा है, तो G1 फेज माइटोसिस के बाद होती है, यहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो इसे पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं, माइटोसिस के बाद होने वाला फेज। प्री का मतलब होता है पहले, तो G2 फेज को हम क्या कहेंगे? ये माइटोसिस से पहले हो रहा है, तो ये क्या होगा? गुड। ये कहलाएगा प्री माइटोटिक फेज। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। वैसे तो ये साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं? साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म। काइनेसिस यानी कि डिवीजन, ब्रेक डाउन। तो किसकी डिवीजन हो रही है? साइटोप्लाज्म की डिवीजन। होता क्या है, ये हमारे पास एक सेल है, सेल में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है,
और उसके बाद जो है वो सेल कुछ इस तरीके से डिवाइड होना शुरू होता है, ये होती है साइटोकाइनेसिस। और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस के लिए वर्ड यूज करते हैं कैरियन। अब आप खुद बना सकते हैं टर्म, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियस या फिर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। असल में डिवीजन होती है। क्या बोलेंगे उसे? कैरियोकाइनेसिस। यानी कि कैरियोकाइनेसिस क्या है? न्यूक्लियस की डिवीजन। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइटोसिस। लेकिन माइटोसिस को शुरू करने से पहले मैं स्पिंडल फाइबर्स और जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स आपकी सेल डिवीजन में रोल प्ले कर रहे हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब स्पिंडल फाइबर्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे सेल के लिए। मैंने बताया कि ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम जो है ये अपनी किस में टूटता है? क्रोमैटिड में, है ना? ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं सेंट्रोमेयर नहीं बना रही, तो ये अपनी क्रोमैटिड्स में ब्रेक डाउन होता है। लेकिन आप कभी सोचा है कि ये हमारे पास, जैसे ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इससे समझते हैं, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब अगर मैं इन दोनों क्रोमोसोम्स को हम अलग करना चाहते हैं क्रोमैटिड्स में, तो कोई तो फोर्स, कोई तो चीज़ रिक्वायर्ड होगी ना इन दोनों को अलग करने के लिए, राइट? तो वो यहाँ से कुछ समझ ले, कुछ रस्सियाँ आके पकड़ती हैं एक साइड ऑफ द क्रोमैटिड को, और यहाँ से कुछ रोप्स यहाँ से आ रही हैं। रोप्स तो नहीं होती, बेसिकली दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो आप ये समझ सकते हो यहाँ से कुछ थ्रेड, कुछ धागे यहाँ से खींच रहे हैं, कुछ यहाँ से, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर कहते हैं। क्लियर हो गया ये? तो अब आपको समझ आ गया स्पिंडल फाइबर की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर स्पिंडल फाइबर नहीं होगा तो क्रोमोसोम डिवाइड नहीं कर पाएगा क्रोमैटिड के अंदर, डिवाइड नहीं कहेंगे हम, क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट नहीं हो पाएगा क्रोमैटिड के अंदर, जो कि बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। आपको पता है अगर एक क्रोमोसोम भी फेल करता है अपने क्रोमैटिड्स के अंदर सेपरेट होने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी कंजेनेटिकल या फिर एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, आपने बहुत सारे कंजेनिटल डिजीजेस के नाम सुने होंगे। तो वो बेसिकली जब इसी तरीके का कोई एरर आता है सेल डिवीजन के दौरान, तो वो वहीं से ओरिजिनेट होता है वो डिफेक्ट। तो अब मैं स्पिंडल फाइबर के हवाले से कुछ आपको एमसीक्यूज शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहली बात, जो स्पिंडल फाइबर है वो किस साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट से बने हुए होते हैं? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट? माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल में कौन सा प्रोटीन होता है? ट्यूब्यूलिन। गुड। अच्छा, स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है? कौन से ऑर्गेनल से ओरिजिनेट होता है? ये निकलते हैं सेंट्रोजोम से। और सेंट्रोजोम में हमारे पास दो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम? सेंट्रोमेयर, सॉरी सेंट्रियोल, आई एम सो सॉरी, सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल्स पड़े हुए होते हैं, और सेंट्रियोल से हमारे पास स्पिंडल, सेंट्रोमेयर तो हमारे पास क्रोमोसोम का ये जो पार्ट है उसे सेंट्रोमेयर कहते हैं।
ओके, सेंट्रियोल, बिल्कुल सही कहा आपने, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकल रहा होता है। अब दूसरा क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच कहाँ पे होता है? कहाँ पे अटैच होता है स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम में? वेरी गुड। बेसिकली ये अटैच होता है सेंट्रोमेयर पे। सेंट्रोमेयर पे हमारे पास कुछ प्रोटीन्स अटैच्ड होते हैं, काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर से ही हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच होता है, और फिर वो छोटा शॉर्टन होता है, यहाँ से शॉर्टन होता है, तो उसकी रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो क्रोमैटिड में तब्दील हो जाता है। ठीक हो गया। ये हमने अभी तक जो पढ़ा है ये इंटरफेस और माइटोसिस मियोसिस के दरमियान हमने डिफरेंस पढ़ा। हमारा जो टॉपिक है वो है माइटोसिस, जो कि हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी स्टार्ट कर लेते हैं, एंड देन हम लोग फिर अच्छे से माइटोसिस को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने मिस कर दिया यहाँ पे वो भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ स्पिंडल फाइबर के हवाले से, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है ये सेंट्रोमेयर है, और सेंट्रोमेयर के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। माइक्रोट्यूब्यूल ही स्पिंडल फाइबर्स बना रहे होते हैं। तो जो सेंट्रोमेयर है उसके अंदर मैंने बताया था यहाँ पे हमारे पास ट्रिपलेट्स पड़े हुए होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के, राइट? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कितने ट्रिपलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के? ये जो एक बना है इसको हम ट्रिपलेट बोलेंगे। ट्रिपलेट यानी कि तीन, एक ट्रिपलेट के अंदर तीन माइक्रोट्यूब्यूल के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर। कितने ट्रिपलेट्स हैं यहाँ पे? नाइन। ठीक है, 9, ये आपको याद करना है। यहाँ पे तो मैंने बना दिया, लेकिन आपको याद करना है कि 9 ट्रिपलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के। इन वेयर? इन सेंट्रियोल ऑफ कोर्स। माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल में पड़ा हुआ है, राइट? अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं, बताइए 9 ट्रिपलेट्स अगर हैं माइक्रोट्यूब्यूल के, तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने होंगे? वेरी गुड, 27। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ओवर होता है। हमारा टॉपिक जो है वो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है माइटोसिस। माइटोसिस को मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है ऑलरेडी जब हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे माइटोसिस और मियोसिस की। यहाँ पे माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? रिमेन सेम, यानी कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे? सेम होंगे। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है, सिंपल और शॉर्ट टाइम का एक प्रोसेस है। माइटोसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, इंजरी वगैरह को रिकवर करने के लिए। यस, तो माइटोसिस के हमारे पास कितने फेजेस होते हैं? 4 फेजेस, जिनमें से सबसे पहले हमारे पास होता है प्रोफेज, दूसरा प्रोफेज, मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, और लास्ट हमारे पास कौन सा फेज होता है माइटोसिस का? एनाफेज हो गया, टीलोफेज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ऊपर से अगर आपको बताऊँ तो प्रोफेज के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है? रिमेंबर, हमारे पास न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होता है? कंडेंस होता है। क्रोमैटिड मटेरियल कंडेंस होता है किसमें? क्रोमोसोम में, सही है। और यहाँ पे जो हमारे पास सेंट्रोसोम होता है वो अपने पोल्स की तरफ मूव करता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। मेटाफेज में क्या हो रहा था? मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा था? यस, इस पे हमारे पास जो मेटाफेज है उसके अंदर पहले तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो आके सेल के दरमियान में एक
इमेजिनरी माइटोटिक प्लेट, इसको क्या बोलेंगे, माइटोटिक प्लेट, यहाँ पे अरेंज हो जाते थे और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होना शुरू होते थे क्रोमोसोम्स पे। एनाफेज में क्या होता था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे पास क्या हो रहा था, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो अब क्या हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स ने उन्हें अलग कर दिया तो ये क्रोमैटिड में तब्दील हो गए। तो अगर मैं पूछूं कि एक्चुअल डिवीजन कहाँ पे हो रही है तो वो एनाफेज में हो रही है। एनाफेज सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो मसला हो सकता है। अच्छा जी, टीलोफेज हमारे पास जो है वो प्रोफेज का रिवर्स होता है, ऐसा ही है। क्योंकि यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो रही थी, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो रहा था और न्यूक्लियस बन रहा था, और जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस हो रहा था, यानी कि दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो रहा था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। तो इनको हम बाद में अब कल पढ़ेंगे, जहाँ पे हम इनकी सबकी डेफिनेशन वगैरह भी लिखेंगे और डायग्राम के थ्रू समझेंगे इन सबको एक एक करके। एक और चीज़ अगर मैं बताऊं, आपको पता है बैक्टीरिया जो है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, चलेंगे सही है। ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल बेंजीन, ओके गॉट इट। सो हमारे पास आप जिस बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं वो ये कुछ इस तरीके का होता है। बैक्टीरिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके का बैक्टीरिया है, समझ लें ये एक ई कोलाई बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, ये वाला जो बैक्टीरिया है ये कहलाता है बैक्टीरियोफेज। आई एम सो सॉरी, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है। हाँ जी, ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस का स्ट्रक्चर है। और ये वायरस का नाम क्या होता है, ये लिखा है मैंने नीचे, बैक्टीरियोफेज बोलेंगे इसे, ठीक है, फेज नहीं फेज, बैक्टीरियोफेज, यानी कि एक ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरियो यानी कि बैक्टीरिया को अटैक करेगा, फेज यानी कि खाना, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को अटैक करता है, बिल्कुल वायरसेस बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ते, ठीक है। तो ये एक वायरस है बैक्टीरिया। खैर बैक्टीरिया भी बहुत सारे शेप्स के होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है, कुछ बैक्टीरिया इस तरीके से होता है। तो बैक्टीरिया के भी शेप्स होता है, लेकिन ये वायरस है। क्लियर हो गया? तो समझ लें हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया में जो डिवीजन हो रही है, और ये बैक्टीरिया, ये पेरेंट बैक्टीरिया से 2 डॉटर बैक्टीरियाज बन गए। और आपको पता है बैक्टीरिया जो डिवाइड करता है वो बहुत जल्दी डिवाइड करता है। अगर एक बैक्टीरिया है तो एक बैक्टीरिया से 100 बैक्टीरिया बनने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में बैक्टीरिया डिवाइड करता है। आई थिंक जैसे कि हमारा एक सेल डिवीजन करने में, माइटोसिस की एक सेल डिवीजन करने में 24 आवर्स लग रहे थे, तो वैसे ही बैक्टीरिया का, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन मेरे ख्याल से 20 मिनट्स, बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए 20 मिनट्स लगता है, ओनली 20 मिनट्स, ठीक है, जो कि बहुत कम टाइम पीरियड है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें हमारे अंदर जो डिवीजन हो रही है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही सिंपल तरीके का डिवीजन होता है। हमारे अंदर ऑर्गेनल्स वगैरह है, रेप्लिकेशन होती है, फिर ये वो चीज़ें सारी। क्वेश्चन ये है कि इनके अंदर जो हमारे पास डिवीजन होती है, पहले तो उसे क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन बोलेंगे। सॉरी, आपकी वॉइस इको हो रही है। आई सेड कि बैक्टीरिया में जो डिवीजन होती है उसे क्या कहते हैं,
बैक्टीरिया में जो सेल डिवीजन होती है उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन से होती है, बिल्कुल। और बाइनरी फिजन से जो बैक्टीरिया डिवाइड करे, ये माइटोसिस है या मियोसिस है? एग्जैक्टली, ये माइटोसिस है, मियोसिस नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मियोसिस जो था वो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। लेकिन माइटोसिस से भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डिवाइड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। तो माइटोसिस से जब एक सेल डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, उसके अंदर ऐसी रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बैक्टीरिया से 2 सेल बन रहे हैं, एक पेरेंट ही रिक्वायर्ड होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओवम और स्पर्म जब फर्टिलाइज होंगे तभी जाके हमारे पास डिवीजन रिप्रोडक्शन हो पाती है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, लास्ट थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हमारे पास कभी कभी क्या होता है, एक सेल के अंदर म्यूटेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? म्यूटेशन का मतलब ये है जब उसके अंदर, जब उसके डीएनए के अंदर कोई भी चेंज आ जाए, उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंज आ जाए, तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। अब ये म्यूटेशन किसी भी वजह से आ सकता है, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, ज़्यादा देर जो अंडर द सन भी नहीं रहना चाहिए, सूरज की रोशनी के में भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सनलाइट में बहुत ही हार्मफुल यूवी रेज होती हैं, वो कैंसर कॉज कर सकती हैं। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो यूवी रे आ रही है वो आपके फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आप एक्सपोज होंगे सनलाइट से, तो वो यूवी रे आपके सेल में जाके स्किन सेल कैंसर इसलिए कॉज होता है क्योंकि वो जो यूवी रे आ रही है वो म्यूटेशन कॉज कर रही है डीएनए में, और जब म्यूटेशन कॉज होती है तो हमारे पास कैंसर होता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन 99% केसेस के अंदर म्यूटेशन की वजह से ही कैंसर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जब हम कहते हैं कैंसर, तो कैंसर कोई एक अलग तरीके से डिजीज़ नहीं है। कैंसर कब होता है? जब सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोलेबल तरीके से क्या करने लगे, डिवाइड करने लगे, और किसके थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। जब सेल्स के अंदर बहुत स्पीड के, हाँ, एक म्यूटेटेड सेल, अब एक सेल में म्यूटेशन आई थी, उसका माइटोसिस, वो बिना किसी बात के वो माइटोसिस की जा रहा है, और वो बहुत ही क्रेजी ग्रोथ हो रही है। और ऐसे सेल्स को हम लोग कैंसरस सेल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल जो कैंसरस सेल्स होते हैं ये अपना काम करना छोड़ देते हैं, यानी कि ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, किसी काम के नहीं बॉडी के लिए। और जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनका नरिशमेंट, उनका जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि हेल्दी सेल्स मर रहे हैं बिकॉज ऑफ कैंसरस सेल्स, और कैंसरस सेल्स अपना काम भी नहीं कर रहे, कोई फंक्शन नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसीलिए बॉडी का फंक्शन रुक रहा है। हेल्दी सेल्स जो है वो अपना खाना नहीं ले पा रहे, इवन अब उनके हिस्से का खाना, ऑक्सीजन वगैरह ये सेल्स को मिल रहा है, और ये सेल्स इतनी तेज़ी से डिवाइड कर रहे हैं कि हेल्दी सेल्स की क्वांटिटी कम होने लगती है। तो इस तरीके से हमारे पास फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी जो है वो काम करना बंद कर देती है, क्योंकि ये तो कोई काम नहीं करते, ये नॉन फंक्शनल होता है। ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करते हैं और डिवाइड करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं और डिवाइड करते हैं, बस। यहाँ सारी बातें क्लियर हो गई। एनी क्वेश्चंस?